सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक आनुवंशिकी के मूल तत्व से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में गत वर्ष ही पूछे जा चुके हैं और यह प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यह बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों खास बात यह है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आप हमारे चैनल पर आ चुके हैं और पुराने हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुँच सके और उनके लिए परीक्षा में लाभदायक साबित हो। तो यह लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है कि आनुवांशिक कोड क्या है। आनुवांशिक कोड क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, आनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड अर्थात एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो किसी निश्चित अमीनो एसिड के स्थान को पॉलीपेप्टाइड श्रेणी में स्थापित करता है, कोडोन कहलाता है। क्या है? जो किसी निश्चित अमीनो एसिड के स्थान को पॉलीपेप्टाइड श्रेणी में स्थापित करता है, कोडोन कहलाता है। पॉलीपेप्टाइड श्रेणी संश्लेषण में आरएनए के न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड का क्रम निश्चित करता है। वाटसन व क्रिक ने 1953 में, यह दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1953 में डीएनए के बेस युग्म प्रारूप से यह धारणा स्पष्ट हो गई थी कि न्यूक्लिक एसिड अणु प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स क्रम के रूप में आनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण करते हैं। वाटसन व क्रिक दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डीएनए के बेस युग्म प्रारूप से प्रकट किया, जिससे कि एक धारणा स्पष्ट हो गई थी कि न्यूक्लिक एसिड अणु प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स क्रम के रूप में आनुवांशिक सूचना का संग्रह करते एवं संचरण करते हैं तथा इस सूचना का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग प्रोटीन संरचना के प्रदर्शन में होगा कि प्रयुक्त विडल व टेटम की एक जीन एंजाइम परिकल्पना के आधार पर हो गई थी, तथापि एक यथार्थ क्रियाविधि जिससे न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन संरचना से संबंधित होते हैं हल नहीं हुई, क्योंकि प्रोटीन्स में लगभग 20 अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं जबकि न्यूक्लिक एसिड में केवल 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दोस्तों ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो प्रोटीन में 20 तरीके के अलग अलग अमीनो एसिड पाए जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड में कितने तरीके के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो 4 तरीके के अलग अलग न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। बात करते हैं मेगेमोव वैज्ञानिक ने, इन्होंने 1954 में सर्वप्रथम एक सुझाव दिया। सुझाव यह था कि एक विशेष कोडिंग सिस्टम का होना चाहिए तथा एक अमीनो एसिड के लिए निम्नतम 3 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, क्योंकि यदि एक बेस को एक बार लेते हैं तो केवल 4 कोड बनते हैं तथा यदि 2 बेस का संयोजन रखते हैं तो 16 कोड शब्द बनते हैं, जो 20 अमीनो एसिड के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। परंतु बेसिक के संयोजन से 64 कोड संयोजन मिलते हैं, जो कि 464, जो कि पूर्ण रूप से आवश्यकता से भी अधिक होते हैं। तो उन्होंने केमोव ने 1954 में एक सुझाव दिया कि कोडिंग तंत्र एक होना आवश्यक है, परंतु एक बेस में एक बार लेते हैं, इसलिए कोड अधिक से अधिक लेने चाहिए। अगला प्रश्न है, जीन प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, जीन प्रतिक्रिया से क्या समझते हैं? दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जा चुका है कि जीन प्रतिक्रिया क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है जीन अन्योकरण। मेंडल ने बाहर के जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, उनमें से प्रत्येक लक्षण केवल एक जीन द्वारा नियंत्रित था, परंतु कई लक्षण 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसे लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। जब 2 या अधिक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो वे एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। इस दशा को जीन अन्योकरण कहते हैं। दोस्तों मेंडल ने बाहर के जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, उनमें से प्रत्येक लक्षण केवल एक जीन द्वारा नियंत्रित था, परंतु संभावत सभी लक्षण 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसे लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूप में प्रभावित करते हैं। तो इसका सही है
कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो वे एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूप में प्रभावित करते हैं। इस दशा को जीन अन्योकरण कहते हैं। जीन अन्योकरण मुख्य रूप से निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। जीन अन्योकरण के कितने भाग होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। पहला है प्रारूपिक द्विसंकर अनुपात, दूसरा है द्विक जीन क्रिया, तीसरा है संपूरक जीन क्रिया, पांचवा है निरोधी जीन क्रिया, छठा है गोपन जीन क्रिया, सातवां है बहुलक जीन क्रिया। दोस्तों ये 7 प्रकार के होते हैं जो कि हमने आपको बताया। यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जीन अन्योकरण क्या है, इसका संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। तो आप दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जाता है, इसलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब बात करते हैं स्थानांतरण को समझाइए। स्थानांतरण क्या है, इसकी संक्षेप में टिप्पणी करिए। तो स्थानांतरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें डीएनए के त्रिक तथा एमिनो एसिड के बीच समन्वय संपूर्ण कोड प्रणाली के द्वारा एमआरएनए कोडोन एवं एमिनो एसाइल टीआरएनए एंटीकोडोन की विशेष प्रतिक्रिया में होता है। अंतिम ट्रांसलेशन निश्चित रूप से राइबोसोम पर होता है। इन पर संभवतः किसी क्रिया द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रेणी संयुक्त होती है। बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीराइबोसोम्स अत्यधिक क्रियाशील इकाई होती है। पूरे एमआरएनए पर राइबोसोम्स क्रमबद्ध प्रतीत होता है, जैसे कि इनके विभिन्न फैक्टर तथा एक विशेष संगठित टीआरएनए के साथ संयुक्त होकर जटिल रूप बनाते हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा राइबोसोम भाग फिर इनके साथ जुड़कर 705 राइबोसोम बनाते हैं, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की क्रियाशील होते हैं। जैसे कि 705 राइबोसोम ट्रिपल एमआरएनए के संदेश संचालन करते हुए गति करते हैं, तो दूसरी ओर 30S राइबोसोम मात्रक एमआरएनए की आरंभिक स्थिति पर जुड़ती है। इस प्रकार के प्रक्रम को बार बार दोहराया जाता है, जिससे पॉलीराइबोसोम्स बनते हैं। इस विधि को निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा समीकरण है? तो समीकरण है एन टीआरएनए डैश AA प्लस राइबोसोम प्लस एमआरएनए GTP अपॉन ATP प्रोटीन प्लस एमआरएनए प्लस राइबोसोम्स प्लस nTRNA। अगला प्रश्न है कियाज्मा क्या है? कियाज्मा क्या है? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कियाज्मा क्या है। तो आपको बता दें, दो समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से आकर्षित होते हैं तथा दोनों क्रोमोसोम के केवल समजात भाग की युग्मन करते हैं। द्विपसु अवस्था में पहुंचने से पहले ही प्रत्येक युग्मित क्रोमोसोम 2 क्रोमोटाइड्स में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार की द्वियुग्मन में 4 क्रोमोटोड होते हैं। द्विपसु की अवस्था में भीतर की ओर के 2 क्रोमोटेड एक या 2 बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलते हैं। ये बिंदु कियाजोमेटा या कियाज्मा कहलाते हैं। कि दोस्तों कियाज्मा क्या होता है? तो कियाज्मा 2 समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से आकर्षित होते हैं तथा दोनों क्रोमोसोम के केवल समजात भाग की युग्मन करते हैं। आपको सीधी भाषा में बताया जाए कि द्विपसु अवस्था में भीतरी की ओर के 2 क्रोमोटेड एक या अधिक बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलते हैं। ये बिंदु क्या कहलाते हैं? तो यह बिंदु कियाज्मा कहलाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि असुगणता के विभिन्न प्रकारों को लिखिए तथा संक्षेप में टिप्पणी करिएगा कि असुगणता से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर है और यह कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दैहिक क्रोमोसोम संख्या से एक या कुछ क्रोमोसोम अधिक होने के को असुगणता कहते हैं। असुगणता किसे कहते हैं? तो दैहिक क्रोमोसोम संख्या से एक या कुछ क्रोमोसोम अधिक होने को असुगणता कहते हैं। असुगणता को 2n बराबर 1 या कुछ से प्रदर्शित करते हैं। नियमतः असुगणता का निर्धारण संबंधित स्पेसीज के सामान्य द्वैक क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट के सापेक्ष करते हैं। असुगणता के सभी मामलों में क्रोमोसोम की घटने या बढ़ने वाली संख्या संबंधित स्पेसीज की जीनोमी संख्या से कम होती है। साधारणतया यह 1 या 2 होती है। अतः असुगणताओं
कि देही क्रोमोसोम संख्या कभी कभी जीनोमी संख्या का गुणनफल नहीं होती है। असुगढ़ता 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। असुगढ़ता 4 प्रकार के, जिनका भी टिप्पणी में बताएंगे कि किसका क्या कार्य होता है। पहला है नीली सोमिकता, दूसरी है मोनोसोमिकता, तीसरी है ट्राइसोमिकता और चौथी है टेट्रोसोमिकता। पहली जो नली सोमिकता, यह देही क्रोमोसोम संख्या से 2 समजात क्रोमोसोम की कमी को नली सोमिकता कहते हैं। अगला है मोनोसोमिकता, किसे कहते हैं तो देही क्रोमोसोम संख्या से 1 क्रोमोसोम की कमी को मोनोसोमिकता कहते हैं। अगला है ट्राइसोमिकता, तो देही क्रोमोसोम संख्या से 1 क्रोमोसोम अधिक होने पर ट्राइसोमिकता कहते हैं। कम होने को क्या कहते हैं मोनोसोमिकता और अधिक होने को क्या कहते हैं ट्राइसोमिकता। अगला है टेट्रासोमिकता, तो टेट्रासोमिकता देही क्रोमोसोम संख्या से 2 समजात क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम युग्म अधिक होने को टेट्रासोमिकता कहते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, यह प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि पता चलेगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि इन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो पहला प्रश्न है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, और दूसरा है प्यूरिस में कौन सी क्षारें पाई जाती हैं। दोस्तों यह भी दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों उससे पहले खास बात, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि साथ में वीडियो ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों पर पहुंच सके और यह वीडियो उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।